Dear student, welcome in this new lecture series of Power System 1. Myself Dr. Brijesh Singh from Kite Group of Institution, and here we are going to discuss the topic mechanical design of a transmission line. This is a part 1. So, friends, as we know, the transmission line having the two kind of things. One is your mechanical part and design part, and the second is your electrical design part. So, when we are saying that the electrical design part, so our motive is to know that what are the parameters of the line, what is the resistance, inductance and capacitance of the transmission line. Then we can evaluate the overall performance of a transmission line on the basis of the network parameter concept, like using ABCD parameter and using the efficiency of the overall transmission line. But when we are talking about the mechanical design of any transmission line, so the major thing which is came into our mind is what are the component which is required to make a transmission line, then why these components are needed in any system, what is the role of those component, now how those components are supporting the entire transmission system and what will be the performance of those system. तो इस तरह के कई क्वेश्चंस हमारे माइंडसेट में आते हैं. सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स और दोज कॉन्सेप्ट. So, the first thing is your mechanical design of a transmission line. So, mechanical means transmission line design can be categorized as, अगर हम पूरे transmission line design को categorize करें तो मैंने पहले ही कहा that can be categorized into the two parts, electrical design and the mechanical design. So, in present study the mechanical design is considered. ठीक है, हम यहाँ पर mechanical design of a transmission line की बात करेंगे. So, now the overhead line includes the number of component. As we know, अगर हम इस फिगर को देखें, so this is representing a transmission line structure where these are known as the transmission line supporting system, or you can say the transmission tower, and in between this tower you have placed your transmission conductor जो हमारे पावर को कैरी करते हैं. So, it is always placed at a certain height. अर्थ से हम certain height पे प्लेस करते हैं और इसी के बेसिस पे हम इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि द ओवरहेड लाइन इंक्लूड्स द नंबर ऑफ कंपोनेंट. व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स? कंडक्टर, लाइन सपोर्ट्स एंड इंसुलेटर एंड पोल फिटिंग. सो अगर हम किसी ट्रांसमिशन टावर को देखें, सो वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स. एक हमारा कंडक्टर है, यानी जो हम जिसके थ्रू हम पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं. दूसरा हमारा लाइन सपोर्ट है, यानी कंडक्टर को हम जिस टावर पे माउंट करने के लिए जिस सपोर्टिव सिस्टम को बना रहे हैं, जिसको हम ट्रांसमिशन टावर भी बोल रहे हैं. सो दैट इज़ द ट्रांसमिशन पोल, ट्रांसमिशन टावर, और यू कैन से दैट लाइन सपोर्ट. एंड थर्ड मेजर थिंग इज़ योर इंसुलेटर एंड पोल फिटिंग. इंसुलेटर्स आर बेसिकली व्हाट, बिकॉज यू नो दैट कि योर सपोर्टिव सिस्टम इज़ अ मेटेलिक स्ट्रक्चर एंड कंडक्टर इज़ ऑल्सो मेटेलिक बिकॉज यू रिक्वायर टू ट्रांसफर द पावर थ्रू दिस कंडक्टर. सो अभी इन दोनों को हमें इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करना है. सो हाउ वी कैन आइसोलेट द टू कंडक्टर्स? बाय यूजिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम. सो बाय इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम और बाय इंसर्टिंग अ इंसुलेटर. तो अभी हम एक इंसुलेटर इसके बीच में माउंट करेंगे. तो आपने ट्रांसमिशन टावर पे देखा होगा कि एक इस तरह का डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर आपका होता है, जहाँ पर बॉटम में आपका टावर, ये आपका टावर पे है, और ये जो डिस्क स्ट्रक्चर होते हैं दीज आर नोन एज इंसुलेटर्स. सो आगे के लेक्चर्स में हम उसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे. सो नाउ द पर्पस ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर टू प्रोवाइड द सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ. फर्स्ट थिंग कि ये जो हमारा पूरा इंटायर स्ट्रक्चर है, इसका पर्पस है कि इंटायर ट्रांसमिशन सिस्टम को सफिशिएंट अमाउंट में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे टू विथस्टैंड द वर्स्ट प्रोबेबल वेदर कंडीशन. यानी नॉट ओनली द नॉर्मल सिचुएशन, इन वर्स्ट वेदर सिचुएशन में भी आपका ये स्ट्रक्चर सपोर्ट करना चाहिए. सो लाइक स्टॉर्म और लाइक अ हैवी वाटरफॉल, आइस लोडिंग, हैवी विंड वेलोसिटी. सो इन दैट सिचुएशन ये सारी चीज़ें मीन्स हमारा टावर होना चाहिए इसको हैंडल करने के लिए. नाउ दिस इज़ द रिक्वायर्ड टू एंश्योर द कनेक्टिविटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ लाइंस विद द प्रॉपर मैकेनिकल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. और इसका पर्पस है कि हम पावर की जो कॉन्टीन्यूटी है, यानी रिलायबिलिटी है, कॉन्टीन्यूटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटायर लाइन, उसको एश्योर कर सकें.
विथ सेफ्टी फैक्टर्स, यानी सेफ्टी के साथ हम पावर को ट्रांसफ़र कर सकें, यानी चाहे स्टॉर्म में वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर पॉसिबल हो, इफ़ इट इज़ फिजिबल, तो हम पावर की कॉन्टीन्यूटी को ब्रेक ना करें, एंड दिस ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफर्स द पावर टू द one into another in. So now what are the factors which affects the mechanical design? So अगर हम देखें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो पूरे इंटायर सिस्टम के मीन्स डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज़ द सिलेक्शन ऑफ लाइन रूट. एज वी नो कि द ट्रांसमिशन लाइंस आर बेसिकली कवर्स द मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया. अगर आप देखो तो जोग्राफिकल एरिया में एवरी टाइप ऑफ जोग्राफिकल एरिया को ये कवर करता है, यानी आप एक एंड से दूसरे एंड को कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू ट्रांसमिशन लाइन. सो मे बी पॉसिबल कि इन बिटवीन दैट रूट मे बी हिली एरियाज आर देयर, मे बी सम अर्बन एरियाज आर देयर, may be some river bed, means lot of geographical structure, lot of geographical variety or the variation you can see into in between the transmission ends, यानी ट्रांसमिशन लाइन के बीच में आप देख सकते हो. तो अभी क्या है कि जो रूट है, जिस रूट से हम लाइन को ले जा रहे हैं, वो एक बड़ा फैक्टर है हमारे लिए मैकेनिकल डिज़ाइन को अफेक्ट करने में. दूसरा क्या है कि क्योंकि लाइन को, इस ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है और साथ साथ मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करना है. सो दिस ट्रांसमिशन लाइन शुड बी कनेक्टेड विद द प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम. अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होगी, सो यू कैन मेंटेन द ट्रांसमिशन लाइन आफ्टर इरेक्शन. सो आफ्टर इरेक्शन एंड कमीशनिंग, मेंटेनेंस के लिए भी हमको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए. देन टाइप ऑफ टावर एंड पोल, कौन सा टाइप का टावर और पोल हम प्रेफर कर रहे हैं लाइन को कैरी करने के लिए. सो इफ़ यू कैन सी दैट कि अगर हम हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में जाएं, इफ़ यू रिक्वायर टू ट्रांसफ़र द बल्क अमाउंट ऑफ द पावर, सो ऑब्वियसली योर कंडक्टर साइज इज़ लार्ज, and if your conductor size is large, then your supportive system is also become a larger one. So you required a proper selection of proper pole for mounting these conductors. Second, ground and conductor clearance. हमें ये भी एश्योर करना है कि जो हमारा कंडक्टर है वो सरफेस से एक सफिशिएंट हाइट पे हो, यानी एक प्रिस्क्राइब्ड हाइट पे हो, जो कि हमें डेंजर जोन से बाहर रखे. अदरवाइज़ क्या होगा कि कंडक्टर अगर काफ़ी मीन्स अर्थ सरफेस के नियरेस्ट होगा, सो इट विल बी अफेक्ट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम, नॉट ओनली द वेरिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, इट इज़ also hazardous or the means not means help, means you can say that it is a dangerous one for the all the living structures. So the clearance of conductor is decided not only by the electrical consideration of working voltage, but also mechanical factors such as length, span, weight of conductor, prevention against the wind direction, ice loading. So ये सारे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं. सिमिलरली अगर हम टावर स्पेसिंग और स्पैन लेंथ की बात करें, सो इफ द योर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द दीज टू पोल्स, सो व्हाट इज द मीन्स कंडक्टर का केवल हमारा टावर का स्ट्रक्चर ही नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन द टावर मीन्स स्पेसिंग बिटवीन द टावर एज वेल एज द स्पैन ऑफ द लेंथ मीन्स द लेंथ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्टर इन बिटवीन द टावर्स, ये भी अपने आप में एक फैक्टर के रोल प्ले करेगा. So that it you can say that कि tower spacing and the span length is also one of the major factor. Then the mechanical loading, आप पूरे सिस्टम पे कितना मैकेनिकल लोडिंग डाल रहे हो. Apart from your conductor, there are other supportive components are required to mount on a tower. So the mechanical loading depending upon the span length, type of conductor material, area of cross section of the conductor, sag level यानी जो कंडक्टर का कैटनरी कर्व बन रहा है वो कितना नीचे आ रहा है, एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द एडजेंट टावर, इस पे भी डिपेंड करेगा. सो दीज आर द सम फैक्टर्स विच अफेक्ट्स योर मैकेनिकल डिज़ाइन. देन द सेकेंड मेजर थिंग इज़ द लाइन सपोर्ट. मीन्स लाइन सपोर्ट हमारा मेजर कंपोनेंट है. सो द लाइन सपोर्ट्स आर द पोल विच सपोर्ट्स एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, एंड दे शुड बी इक्विप्ड टू कैरी द लोड of the conductor, including additional weight due to the deposition of ice, wind on into the overhead transmission line or on the overhead transmission line. यानी हमारा जो कंडक्टर का वेट है उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट, अगर हिली एरियाज़ हैं तो आइस का फॉर्मेशन हो सकता है, आइस डिपॉजिट हो सकती है.
हैवी विंड एरिया है तो वहाँ से विंड का प्रेशर अप्लाई हो सकता है. सो योर पोल हैविंग और द लाइन सपोर्टिव सिस्टम हैविंग अ sufficient strength to handle these things. So number of kind of poles are used for transmission system. So some selective we have taken here, that is the first one is the wooden one. So as you can see from the picture, normal a wooden pole will be taken as a transmission line pole. The advantage is what? For the low voltage low power distribution these are used. Maximum span is up to the 60 meter. वुडन पोल्स आर इलास्टिक एंड द प्रोटेक्टेड बाय द मेटेलिक कैप. जनरली ये इलास्टिक होंगे और मेटेलिक कैप से प्रोटेक्ट किए जाएंगे. ईजी टू इंस्टॉल एंड चीप व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर वेराइटीज. बहुत इसको इंस्टॉल करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू अदर टावर. बट द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ वुडन पोल इज टू देयर टेंडेंसी टू डिटोरिएट एट द ग्राउंड लेवल. पोल वुडन है, सो ग्राउंड लेवल पे क्या होगा, इसका डिटोरिएशन होगा ड्यू बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, वेट सिचुएशन, वाटर का रिएक्शन. लॉट ऑफ थिंग्स आर लिंक्ड विथ योर वुडन कंडक्टर्स. तो ये सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे. एंड द लाइफ स्पैन इज मैक्सिमम अप टू 25 to 30 years. So in general wooden poles are used for the low voltage application and in general application. Next, that is your tubular steel pole. So tubular steel poles are basically these are made by the steel and around voltage up to 33 kilovolt we are using this type of pole, steel pole. As you can see here in picture, it is little bit costlier than your wooden pole, but means and RCC pole. RCC और वुडन दोनों से ही आपका ये थोड़ा कॉस्टली होता है, बट एडवांटेज लाइट वेट है, लॉन्ग लाइफ है एंड ग्रेटर स्ट्रेंथ है. सो यू कैन से दैट कि इट इज़ अ मोस्ट प्रेफरेबल टाइप ऑफ पोल फॉर द feeders as well as the sub transmission level. It can be used up to a larger span like a 50 to 80 meter. So wooden में आपने देखा था कि that is a lesser one, but here we can use for the 50 to 60 meter. All steel support should be well galvanized, should have a life of at least 30 year. Minimum 30 year का इसका आपका life cycle होती है. Nowadays the tubular poles are used for the lighting the street, towns and the cities. तो अभी आप बहुत frequently हम इसे use होते हुए देख सकते हैं. Then next is the most means you can say that कि this one is the most important part of a power system, transmission system, that is a lattice steel tower. इसी को हम बोलते हैं transmission tower, and you have seen this kind of structure everywhere. So for the high voltage application, for a large scale power transfer, we are using this type of supportive system. This is made by a galvanized steel angles, and they having a very strong their strength is very high, and they can carry the high amount of the wind and the ice loading pressures. So these are towers are robust in construction. The maximum span is possible is 300 meter and above. So that is the good thing is related to that कि आपको minimum tower की requirement होगी. Voltage level you can go beyond the 66 kilovolt. Then they are mechanically very strong and long life, and they can withstand the severe climatical condition during the wind pressure or the ice loading, and probable cause to lightning are minimized due to the presence of lightning conductor on each tower. तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इस टावर के टॉप पे हम एक lightning conductor कनेक्ट करते हैं. So normally main conductors are placed here A, B, C, and the one conductor is at the top of the tower, that is known as a lightning arrestor, or it will be work as a lightning arrestor and known as a lightning conductor. Now next major part of the transmission structure is what? Sag. So sag is a very important here, because the transmission line structure, the line wire is uniform cross sectional area, flexible and suspended between the two supports. So क्या होगा कि जब अभी कंडक्टर किसी भी ट्रांसमिशन टावर दो पॉइंट के बीच में अगर हमने कंडक्टर को कनेक्ट किया, so normally the conductor is a flexible thing. So due because of the flexibility of the conductor will form a catenary, it is formed like a catenary curve. तो ये एक तरह का catenary curve फॉर्म करेगा, एंड इसी कैटनरी कर्व का हॉरिजेंटल एक्सिस से जो हमारा डिस्टेंस होगा, सपोज दिस इज अ डिस्टेंस s, सो द डिस्टेंस ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर, जो लोएस्ट पॉइंट है,
ठीक है, जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर है इसके जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे सैग ऑफ द कंडक्टर। सो ये जो कैटनरी शेप बन रहा है इसकी वजह से हमें सैग ऑफ द कंडक्टर देखने को मिल रहा है। और ये सैग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? सो सैग इज वेट ऑफ द कंडक्टर, एक मेजर फैक्टर होगा ड्यू बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द कंडक्टर। अगर इफ वेट इज लार्ज सो सैग विल बी इंक्रीज। सो वेट इज अ मेजर फैक्टर। लेंथ ऑफ द स्पैन, इफ़ योर डिस्टेंस बिटवीन द टावर, अगर हम इस टावर के बीच में लेंथ ज़्यादा रखेंगे कंडक्टर की स्पैन, so you can say that कि if your span is large so may be possible the sag will be increased, और sag उसके साथ जुड़ा होता है। then working tensile strength, इसके साथ हमारा एक और जो मेजर कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है sag के साथ वो ये है कि जो हमारा टेंशन हम टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं कंडक्टर को, इफ़ इट इज़ अ लार्ज हाई सो यू कैन रिड्यूस द सैग, यानी आप वायर को ज़्यादा टाइटनी कर सकते हैं। बट इफ़ टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ लिटिल बिट लेस सो यू रिक्वायर टू रिड्यूस इट, सैग बढ़ाएंगे जिससे कि कंडक्टर फ्लेक्सिबल रह सके। एंड द टेम्परेचर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इफेक्ट ऑन द सैग। अगर टेम्परेचर के बढ़ने घटने के साथ कंडक्टर क्या होता है, एक्सपैंड होता है या कंट्रैक्ट होता है। सो इन बोथ द सिचुएशन कंडक्टर के एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर का आपका सैग बढ़ जाता है। सो द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स दिस थिंग वी विल नो इन मोर डिटेल। weight of the conductor, the sag is directly proportional to the weight of the conductor. So as I already told you कि if you increase the weight of the conductor the sag will be increased. So in general जो हम अगर मेजर करते हैं इट इज़ किलोग्राम पर मीटर में हम इसको मेजर करते हैं। तो weight of the conductor is measured in a kilogram per meter and if you increase the weight of the conductor then sag will increase. Now लेंथ ऑफ द स्पैन, तो सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पैन लेंथ। जो हमारा सैग होता है वो स्पैन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाउ? बिकॉज स्पैन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द कंडक्टर। जो स्पैन है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है वेट ऑफ कंडक्टर के। इफ़ योर वेट ऑफ कंडक्टर इज लार्ज देन यू रिक्वायर अ लार्ज स्पैन लेंथ। तो इसकी वजह से वेट बढ़ गया और वेट ज़्यादा है तो आपका सैग भी इंक्रीज करेगा। देन वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। इफ़ यू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर, मैंने पहले ही बताया कि दो पॉइंट के बीच में अगर कंडक्टर को हम ज़्यादा टेंसाइल फोर्स बियर करने के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं पूरे लाइन सपोर्टिव सिस्टम को, सो वी कैन रिड्यूस द सैग। एंड इफ़ योर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वीक then you will require to increase the sag. So in both the situation आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि आपका सैग कम होगा या ज़्यादा होगा। सो फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज़ मेजर इन किलोग्राम, तो जनरली हम इसको किलोग्राम में मेजर करते हैं। अच्छा, वन थिंग, द लेंथ ऑफ स्पैन इज मेजर इन अ मीटर। नाउ टेम्परेचर चेंजेस, एज योर टेम्परेचर चेंजेस the conductor length will increase and the corresponding length in between the conductor tower it will increase, so sag will increase. So these are the factor and how it will be affected we have seen here. So now there are two possibility of sag or how we can evaluate the sag. So there are two possibility. First कि if the line supports or the towers is placed on same height, यानी सपोज अगर हमारा ये कंडक्टर है, ये टावर है, कंडक्टर इस हाइट पे है, सो इफ़ योर कंडक्टर इज प्रेजेंट हियर कनेक्टेड हियर, सो मीन्स द हाइट ऑफ बोथ द पोल, मीन्स कंडक्टर जहाँ कनेक्ट हो रहा है ये आपकी हाइट, सपोज इट इज़ h1 एंड इफ़ इट इज़ h2, सो द हाइट h1 इज इक्वल टू h2, यानी दोनों टावर का जो हाइट है वो इक्वल हाइट पे है। तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो इट इज़ अ सिंपल ज्योमेट्री कि यू कैन ड्रॉ अ कर्व इन बिटवीन अ पॉइंट P एंड Q एंड यू कैन सी दैट कि पॉइंट POQ फॉर्म अ कर्व विच रिप्रेजेंट द कंडक्टर एंड द L रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड Q, T naught and T is here. Now D is the sag value, the means point which is present here, the lowest point. So now if you take a small specimen from this structure, so dx, dy and ds, so you can represent in a form of
टी नॉट, क्योंकि हमारा जो इस मान लेते हैं एक पॉइंट है जहाँ पर x पॉइंट हम ले रहे हैं. नाउ एट दिस पॉइंट how many type of forces will be applied? One which is downward, which is known as a weight of the conductor, one which is one component of the force which is horizontal, and second is what? Vertical. So now what will be the this tension? तो इस पे जो टेंशन अप्लाई होगा वो क्या होगा? वो टेंजेंट होगा on this particular point. So on the basis of this curve fitting we can easily understand कि what will be the sag value. So suppose W is the weight of the conductor, D is the maximum sag of the conductor possible, T is the lower point of the conductor, and T is the tension at any point A, and T naught is the tension at point O. यानी एक पॉइंट O है और एक कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हम A ले रहे हैं यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे जो टेंशन आपका अप्लाई हो रहा है. सो वन इज योर T एंड T नॉट. सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिगर कंसीडर अ स्मॉल सेक्शन OA हमने लिया और इसको हमने एक लेंथ ले लिया S. नाउ एज्यूम दैट इज इक्विलिब्रियम ड्यू टू द फ्री फोर्सेस. सो टेंशन T एंड A, सो टेंशन T नॉट H एट O. ठीक है, दोनों पॉइंट का टेंशन ले लिया. सो नाउ फिगर फ्रॉम दिस फिगर C ट्रायंगल को अगर हम लें, सो वी कैन राइट दैट कि tan थीटा इज इक्वल टू W बाई S बाई T नॉट. And from figure B, consider a small segment of a length that horizontal and vertical segments dx and dy respectively. So by this equation we can say that ki tan theta is equal to B and C. So tan theta is dy by dx. Now equation 1 and 2 को equate करके we can write equation number 3, dy by dx is equal to ty by tx is equal to omega ws by h as T naught is equal to H. So now we can say that ki also ds square is equal to dx square plus dy square. So if you put the values from there in equation number 5, and so we can say that ki dx will be equal to this one. Now if you integrate the dx with respect to s and integrate the entire equation with respect to x, so you will get x is equal to h by w sin h inverse और डब्ल्यू एस अपॉन एच प्लस के. इक्वेशन नंबर 7 वेयर के क्या होगा हमारा? कांस्टेंट ऑफ इमेजिनेशन है. एंड फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन इफ एस टेंस टू 0 देन एक्स टेंस टू 0. अगर हमारा एस जो है 0 की तरफ जाएगा तो एक्स भी हमारा क्या होगा? 0 होगा. देन के इज इक्वल टू 0. सो एट पॉइंट ओ क्या कह सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू एच बाई डब्ल्यू साइन एच इनवर्स डब्ल्यू एस बाई एच. इक्वेशन नंबर 8. So this equation number 8 represent the value of x. x is what? x हमने जो यहाँ पर डिस्टेंस लिया है पॉइंट A का डिस्टेंस सैग के पॉइंट से. सो एज योर x पॉइंट dx यानी ये जो x है ये रिड्यूस होगा, हमारा क्या होगा? ये वैल्यू O पे आ जाएगा. सो दैट विल बी द लोएस्ट पॉइंट. सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट s is equal to x is equal to s, put the value 9. Now s is equal to h upon this. Now expand it. sin h और w x by h को हमने expand कर दिया और higher term को हमने क्या किया? neglect कर लिया. So now if you are neglecting the higher terms, the overall equation can be represented by equation number 11. It can be represented here. So the length of the conductor in half span. अभी हमने half span के लिए calculation किया है. So the length of the conductor is half span s is equal to L plus this value W square L cube divided by 6 T2 is equal to L 1 plus W square L square upon 6 T2. Equation number 2. And or we can say that s is equal to L by 2 plus W square L cube by 48 T square. So equation number 13 that represents the value of sag. Okay. So now on the basis of that if we evaluate the half span L के लिए हमने calculate किया, L length है. So from equation number 3 हम 14 यह derive कर सकते हैं. अगर हम put करें equation number 9 को 14 में, so we will get equation number 15. So integrating equation number 15 with reference to x,
we will get y is equal to this equation number 6, where b is the constant of integration. So, similarly from the initial condition x tends to 0, y is equal to 0. So, if you solve it, you will get 17 number equation. Now, substituting the value of b from equation number 17 to equation number 16 here. So, you will get the final y is equal to this value. So, on the basis of that we can say that कि y is equal to w x square upon 2 t sin t is very nearly equal to h. So, sag क्या होगा, d is equal to w l square upon 2 t. Equation number 20 is representing the sag, where L is the half length of the span. So, अगर पूरे लेंथ के लिए निकालेंगे तो हम इक्वेशन नंबर 21 को यूज़ करेंगे. सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अनइक्वल हाइट, हम यहाँ पर दूसरा केस ले रहे हैं कि अगर हमारे दोनों टावर डिफरेंट लेवल पे प्रेजेंट हो. ये कब होगा कि किसी रिवर को हम क्रॉस कर रहे हैं, ब्रिज को क्रॉस करा रहे हैं लाइन को. सो यू रिक्वायर टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द टावर एंड द प्रीवियस हाइट्स एट द towers at the lower height. So, the curve is forming like this way. So, the lowest point will be shifted here, this point. So, there is a x1 and x2 two time. So, in that situation the half of the span is and both the half of the spans are at the equal value, but here the other both the span in the different value. So, on the basis if you solve it, the sag with respect to upper support d1 and d2 आप निकाल लें 22 23, difference calculate करें d2 minus d1. So, you will get equation number 24, and from figure x2 plus x1 L. So, d2 minus d1 is h. So, h will be can be possible to by the equation number 25. Now, on the same way we can evaluate the x2 and x1, and once you will get the value of x1 and x2, then you can get the solve the put the value of x1 and x2 in the previous equation and you will get the answer. So, you can see that this is the very mathematical calculation of this geometry. So, you required to understand means आप कर्व फिटिंग के प्रॉब्लम को अगर देखें और उसके बेसिस पे अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. सो यू कैन गेट द वैल्यूज़ ऑफ द means sag, or you can calculate the value of sag and tension at any particular point of a conductor, चाहे either it will be placed at the equal height or it will be placed at the unequal height. So, friends, because this requires a lot of practice, mathematical practice here. So, you try to solve both the cases either in the equal support equal height or for the unequal height conditions. In both the situation you will try to derive the equation by own, and means then you will get the right answer. Otherwise, the final equation you can get in a form of equation number 27, and on the basis of that x1 you can calculate. So, now as you can see कि अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन दो अलग अलग हाइट पे प्लेस हो, एक जब नॉर्मल लैंड एरिया में हमारा लाइन के जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है जहाँ पर हम टावर पे हम कंडक्टर को कनेक्ट कर रहे हैं, अगर वो सेम हाइट पे हैं तो हम वो उसके लिए हमारा सैग की वैल्यू अलग होगी और उसके करस्पॉन्डिंग कंडक्टर में टेंशन की वैल्यू अलग होगी. बट व्हेन वी हैव प्लेस द कंडक्टर एट द टू डिफरेंट लेवल, द पॉइंट ऑफ सैग विल बी शिफ्टेड, as well as the second thing is what, the tension of will also change. It is not uniform, it will be the unequal on the both the towers. So, why it is required to evaluate, क्योंकि जब आप मैकेनिकल सपोर्ट डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट विल बी द टेंशन विच विल बी अप्लाई बाय द कंडक्टर ऑन द टावर, and according to that you will select the conductor as well as the tower structure. So, that's why this point or this topic is very important as well as the relevant to the mechanical design of any transmission line. So, these things are taken by the following books. These are the reference book which I have preferred for the making these lectures. So, you can go with this particular these books, and I hope you will understand ki how the conductor positions or the conductor position of the conductor on a tower will affect the entire design structure, and how it will be changed the
overall tension and the your sag calculation things in a transmission line. So, friends, this is a part 1 lecture. In part 2 we will discuss some more thing about the mechanical design of a transmission line, which is related to your insulators, which is related to the other things of the system. So, thank you.